ज़रूरी नहीं है कि इफ़ समथिंग मेक सेंस टू द अदर पर्सन इट्स ऑल्सो गोइंग टू वर्क फॉर यू। एंड वी होप मैंने कॉमर्स ही इसीलिए ली थी कि टॉप कर जाऊँ। आपको ये करना ही है तो आप टाइम मत वेस्ट करो, एक साल भी मत वेस्ट करो, मतलब डायरेक्टली आफ्टर 12 परसिए। कैसे उसको स्टेज फियर नहीं है, बीइंग रियली ऑनेस्ट, सबको स्टेज फियर होता है। हेलो एवरीवन, हमारे साथ में आज निकिता विक्रम जी हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेरीज पूछते हैं अपने, तो आज ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम क्वेरीज आंसर हो जाएं रिगार्डिंग सीए आर्टिकलशिप, आपका सीए जर्नी कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या चीज़ रहती है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्ट, अदर देन एसआरसीसी पार्ट, आल्सो आर्टिकलशिप पार्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम निकिता। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। ठीक है, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आपने सीए स्टार्ट क्यों करा था, और क्या चीज़ आपने 12th के बाद में सोचा था कि एज ए करियर सीए को लेना है या फिर कुछ और देखना है? तो मेरे साथ केस ये था कि आई वाज लाइक एन एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट 10th में भी, बट मेरे को टॉप करना था। तो 10th में क्या हुआ था कि मैं सेकंड आई थी, फर्स्ट नहीं आई थी। तो मुझको था कि कॉमर्स ले लेते हैं, कंपटीशन कट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैं टॉप कर जाऊंगी। तो बहुत रैंडम डिसीजन था कॉमर्स विद मैथ्स लेने का, बिकॉज मैथ्स में मेरा लाइक अच्छा है, तो मैंने इसके लिए कॉमर्स विद मैथ्स ले लिया था और फिर मैं टॉप भी कर गई। अब जब मैं एक्चुअली सीए का उस वक्त काफ़ी बज़वर्ड था, लाइक जब तुम कॉमर्स में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबको रहता है कि सीए करना है, सीए करना है, बट मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वाज लाइक मैंने कॉमर्स ही इसीलिए ली थी कि टॉप कर जाऊँ। और उसके बाद फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि एक एसआरसीसी नाम का कॉलेज है जो टॉप कॉलेज है। वो एक्चुअली मेरी सिस्टर के टाइम पे मैंने सर्च कर लिया था जब मैं 10th में थी। तो मुझे था कि इतने मार्क्स ले आते हैं कि एसआरसीसी पहुंच जाएंगे, तब तक भी सीए का कोई रोल नहीं था उसमें। उसके बाद मेरे मार्क्स भी आ गए 99.75 और मेरा फर्स्ट कट ऑफ में हो गया एसआरसीसी में। अब मेरे जो ट्यूशन सर थे उन्होंने, उनकी बेटी एक्चुअली सीए कर रही थी, तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी कि तुम फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर करना कॉलेज को और सेकंड ईयर से सीए स्टार्ट करना, विच आई थिंक कि लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आपको सीए करना ही है तो आप टाइम मत वेस्ट करो, एक साल भी मत वेस्ट करो, मतलब डायरेक्टली आफ्टर 12th विद और विदाउट कॉलेज यू शुड गो फॉर सीए। फिर मैंने फर्स्ट ईयर तो मेरा मोर ऑफ लाइक एक्सप्लोरिंग सोसाइटीज़, कॉलेज को एक्सप्लोर करना, जगह जगह एक्सप्लोर करना, ये सब किया। एंड फिर मैंने कहा कि सीए ही कर लेते हैं। अब सीए क्यों किया, बिकॉज उसके पीछे भी रीज़न था। सब, अगर आप एकेडमिकली ब्राइट है तो सब आपको बोलेंगे यूपीएससी कर लो, बहुत नॉर्मल होता है, तो सबने बोला यूपीएससी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट मेरी जीके बहुत वीक है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैंने कहा कि यार जीके वीके तो हर एग्जाम में आ जाएगी, जो भी गवर्नमेंट की उसके लिए जाओगे। सीए में ऐसा क्या है कि कोर्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, देयर इज अ प्रीडिफाइंड कोर्स और आपको वही पढ़ना है। जीके वीके का कोई सीन नहीं था। मैंने कहा पढ़ना मुझे अच्छे से आता है, यही कर लेते हैं, तो इसके लिए मैंने सीए ले ली। अब सीए अगेन मेरा सेकेंड ईयर, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कोचिंग की, बिकॉज हमारा हो क्या रहा था कि फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी तुम काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो, एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हो, और फाउंडेशन इज़ लाइक बेसिक अकाउंटिंग, तो फाउंडेशन तो ऐसे ही निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद सेकंड जो मेरा इंटर का था वो मैंने प्लान किया था थर्ड ईयर में दोनों ग्रुप्स देने का एक साथ, बट बिकॉज कॉलेज एग्जाम्स और वो सब क्लैश करेगा एक साथ, तो आप नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से मेरे केस में पॉसिबल नहीं था दोनों चीज़ों को एक साथ लेके जाना, दोनों ग्रुप्स को। तो अगेन उसके लिए मैंने कोचिंग नहीं ली, बिकॉज एसआरसीसी में ऐसा है कि मतलब लाइक फैकल्टी जो है वो काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस। मुझे नहीं पता बाकी कॉलेजेस में जैसे लोग बताते हैं कि टीचर्स क्लास में ही नहीं आए पढ़ाने, ये वो, एसआरसीसी इज़ लाइक वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दिस। तो उन्होंने इनकम टैक्स, एफएम, ये सब हमें ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया जा चुका था। इनफैक्ट ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब कुछ पढ़ाया जा चुका था। तो अगेन इट वॉज नॉट अ वेरी बिग टास्क इंटर ग्रुप 1 क्लियर करना। मेरे टाइम पे 8 सब्जेक्ट्स होते थे, तो मेरा कॉस्टिंग और ये आई थिंक लॉ, अकाउंटिंग और ऑडिट, नहीं ऑडिट शायद दूसरे में आता है, कोई तो 4 सब्जेक्ट थे जिन मेरा ग्रुप 1 हो गया फिर नवंबर 24 में। उसके बाद फिर हुआ क्या कि निकल तो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में, बट मैंने मार्क्स का एक अलग क्राइटेरिया सोच के रखा था कि इतने तो आ जाएंगे, पर मेरे जो मार्क्स है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। सीए में क्या होता है कि बच्चे लाइक काफ़ी सेटिस्फाइड, ये रहता है कि पास होना ज़रूरी है। मेरे लिए एवरीथिंग वाज लाइक वेरी न्यू, तो मुझको था कि यार मार्क्स तो आए नहीं, पता नहीं कैसे ये लोग कॉपी चेक करते हैं, एक काम करते हैं प्लेसमेंट्स में चले जाते हैं। तो मेरे पास 2 चीज़ें दिमाग में चल रही थी, तब तक भी मेरे को क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे सीए ही करना है। फिर आई डिसाइडेड कि प्लेसमेंट्स में करते हैं। अब प्लेसमेंट्स में अगेन वो प्रॉब्लम आएगा कि बिकॉज तुम हाफ मिडवे सीए में हो, तो इवन इफ तुम फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच जाओ तो एक क्वेश्चन कंपनी का हमेशा तुमसे रहेगा कि फिर सीए की वजह से तुम छोड़ दोगे, आर्टिकलशिप करने लगोगे, ये वो। फिर मैंने सोचा कि ग्रुप 2 दे देते हैं, May 24 में देते हैं। अब उसमें भी ये चीज़ थी कि ऑडिट और एफएमएस में, अब वो 8 से 6 हो चुका था, मुझे सिर्फ 2 पेपर देने थे। मैंने कहा दे लेते हैं, मार्क्स आ गए तो देखा जाएगा, नहीं आए तो प्लेसमेंट तो अपनी लगी चुकी थी। फिर मैंने काफ़ी स्मार्टली, जो कंपनी थी, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, जहाँ मेरा मतलब इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, दे आस्क्ड मी अबाउट सीए एंड आई सेड कि आई हैव ड्रॉप्ड इट।
मतलब मुझे करना ही नहीं है आगे। तो उन्होंने भी ले लिया भाई कि जब बच्चे को करना ही नहीं तो क्या करना। उसके बाद फिर मेरा वो हो गया, मई वाला मैंने अपना दे दिया, May 24 मेरा ग्रुप 2 था, तो वो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। अब टाइमलाइन कुछ ऐसे बैठी कि मेरा जितना नोटिस पीरियड कवर करके था उसके जैसे ही वो खत्म होता उतने में मेरा सीए का रिजल्ट भी आना था। सीए का रिजल्ट आ गया, ऑडिट का पेपर, जैसे बच्चों का इस बार एएफएम गया है ना, जहाँ तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, तो मेरे साथ भी वही हुआ था ऑडिट में। मेरे को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स बिल्कुल लाइक पसंद नहीं है, और मैं जो पढ़ के गई वो आया नहीं। अगेन उसका दिक्कत आई थिंक ये थी कि मैंने कोई फैकल्टी से तो पढ़ा नहीं था, अपने हिसाब से एनालाइज करके पढ़ाई कर ली थी। अब मैंने जो जो टॉपिक छोड़े थे वो सारे टॉपिक उठ के डिस्क्रिप्टिव पेपर में आ गए थे। तो जब मैंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया तब तो मेरे एक्सपेक्टेशन के मार्क्स नहीं आए, तो मुझे लगा कि यार ऑडिट में तो ये लोग नहीं ही देंगे, पर एमसीक्यूज मेरे अच्छे हो गए थे, एफएमएसए में मेरे को अच्छे से आता, तो मैंने कहा ये कर लेते हैं। बट सरप्राइजिंगली ग्रुप 2 भी क्लियर हो गया, एंड उसके बाद लाइक ग्रुप 2 क्लियर हो गया, तो उसके बाद ऑब्वियसली सीए फाइनल में आ गए, तो आर्टिकलशिप करनी थी एंड सीए फाइनल। इसके बाद मेरे क्वेश्चन आता है कि जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं, फोमो रहता है कि भाई रेगुलर कॉलेज वाला बंदा है तो उसको पास तो पहले से एडवांटेज है, तो क्या की डिफरेंसेस आते हैं अगर आप रेगुलर कॉलेज से बीकॉम भी करते हो साथ में सीए परस्यू करते हो, तो क्या बेनिफिट्स रहते हैं आपके पास? देखो, बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चों को ये चीज़ एडवाइस कर दी जाती है कि रेगुलर कॉलेज के साथ तुम सीए नहीं कर सकते, बट अगेन वो डिफर करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। रेगुलर कॉलेज हो या फॉर एग्जांपल अगर मैं एसआरसीसी की बात करूँ, उसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। पहला, आपकी नेटवर्किंग हो जाती है। दूसरा, आपके कॉलेज लेवल पे ही इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि अगर आपके माइंड में कभी भी आया कि मुझसे सीए नहीं हो रही, तो यू कैन जस्ट लीव इट देयर, क्योंकि प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट में अच्छे अच्छे पैकेज आते हैं, वो चीज़ है। एसआरसीसी नहीं, ड्यू के किसी भी कॉलेज में जाओगे, मिनिमम पैकेज जो फ्रेशर का है काफ़ी अच्छा होता है, 8-10 लाख तो लाइक मिनिमम मान के चलो नॉर्थ कैंपस में। तो वो चीज़ सेकेंडली ये होता है कि आप छोड़ सकते हो। तीसरा, आपका नॉलेज, अगेन इतने इवेंट्स होते हैं, सोसाइटीज़, फेस्ट, अगर किसी को उस तरीके का काफ़ी पसंद है, ब्लॉग करना, इन्फ्लुएंसर बनना, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, वो परस्यू कर सकते हो अलॉन्ग विद कॉलेज। एंड चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि आपको आर्टिकलशिप में एज मिल जाता है, बिकॉज एक आप रेगुलर कॉलेज आ रहे हो, प्लस आपने सीए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया है इंटर तक, तो ऑटोमेटिकली एक चीज़ प्रूव करता है कि यू कैन मल्टीटास्क। आप में ऑलरेडी एक चीज़ अलग है, डिफरेंट, क्योंकि जहाँ सारे बच्चे SOL ले रहे हैं या ओपन लर्निंग से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप नॉर्मल कॉलेज में भी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हो, उसके साथ वो। और एसआरसीसी के टैग के साथ एक्चुअली बेनिफिट क्या होता है कि आर्टिकलशिप इज लाइक वेरी इजी। मेरे साथ के भी काफ़ी बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है इंटर, बट उनको इजीली KPMG बिग और PwC EY हायर कर लेते हैं। अदर देन दैट, जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं उसमें ये कंपनीज बिग फोर तो स्पेसिफिकली खुद आते हैं प्लेसमेंट सीजन में आर्टिकलशिप के लिए भी बच्चों को लेने, तो वो चीज़ रहती है। और अगर मैं बात करूँ अपने केस में एडवांटेज की, जब मैंने इनिशियली सोचा था आर्टिकलशिप का, तो मेरा भी इनिशियली बिग फोर ही था, अनटिल एंड अनलेस मैंने अपना वो जॉब एक्सपीरियंस कर लिया, तब तक मेरे को पता कि बिग फोर ही जाएंगे। तो एक नॉर्मल एयर रैंकर था, ऑल इंडिया रैंकर, उससे मेरी बात हुई थी अबाउट किस तरीके से हम रिज्यूमे को प्रेजेंट करते हैं। तो उसने मुझको एक चीज़ बोली थी कि जब आप रिज्यूमे भेजो उसमें आप निष्ठा SRCC रिज्यूमे ऐसे करके भेजो, अपने आप रिवर्ट आएगा। एंड ट्रस्ट मी, वो भेजने के बाद मुझे PwC और GT से खुद ही कॉल आ गया था। सो आई विल से कि इस तरीके से भी कॉलेज काफ़ी मैटर करता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास बिग फोर का जब ऑप्शन था तो आपने एक मिड साइज फर्म या स्मॉल साइज फर्म में क्यों सोचा आपने करने का? मोस्टली बच्चों का क्या होता है कि अगर आप एक टॉप टायर कॉलेज से हो, तो आपको टॉप टायर कॉलेज भी नहीं, अगर हम नॉर्मली देखें जितने भी सीए आर्टिकल्स होते हैं सबको बिग फोर ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। एंड अगेन उसके अपने बेनिफिट्स हैं कि स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ब्रांड आपके CV पे आ जाता है। मेरे केस में एक ब्रांड ऑलरेडी मेरे CV पे था, तो अगर किसी बच्चे को एक्चुअली फोकस है कि उसको ब्रांड चाहिए CV पे, तो ऑब्वियसली गो फॉर बिग फोर ट्राई करूँ। प्लस मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हो चुका था 3-4 महीने का, इसे मुझे हमेशा अंदर से ये फीलिंग पता थी कि मुझे किसी और के अंडर काम करने में होती है दिक्कत। तो ये मुझे पता था कि अगर कोई मुझे इतना काम कराएगा या डेडलाइंस देगा, और मोनोटोनिटी ऑफ वर्क होता है, अगर बिग फोर में जाओगे तो स्पेशलाइजेशन करना है। मेरे हिसाब से अगर मैं एक सीए को देखती हूँ तो मुझे ऐसा चाहिए कि उसको सब आता हो, और वो चीज़ तुम्हारे बिग फोर में पॉसिबल नहीं है। उसमें तुम स्पेशलाइज कर दिए जाते हो एक चीज़ से रिलेटेड। होता क्या, फिर आगे जब तुम जॉब पर्सपेक्टिव की तरफ से भी जाओगे तो लोग उस चीज़ को फोकस करते हैं। और वो सिर्फ सीए का ही नहीं है, इवन अगर तुम प्लेसमेंट में तुमने सेल्स से स्टार्ट कर लिया है अपना करियर, तो आगे अगर तुम स्विच करोगे ना, कोई नहीं लेगा तुम्हें इतनी ईजिली फाइनेंस में, और लेगा तो फिर तुम्हारा पैकेज कम होगा। मेरे केस में तो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ऑलरेडी था और मुझे और चाहिए नहीं था उस तरीके का एक्सपीरियंस। मोनोटोनिटी ऑफ वर्क इज अगेन अनदर बिग रीज़न, बिकॉज मुझे पसंद है कि अलग अलग काम मुझे मिलता है। आई गेट बोर्ड रियली सून। तो मुझको था कि मिड साइज फर्म में। तो तीसरा जो चीज़ था वो था फ्रंट एंड पे काम करना। बिग फोर में नो मैटर व्हाट पीपल से, बट द ट्रूथ इज़ कि आप होते हो, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जितना मुझे पता चला है, यू आर देयर, फिर आपका सेकंड ईयर वाला सीनियर है, उसके आगे थर्ड ईयर वाला सीनियर है, उसके आगे एक मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर एक और डायरेक्टर होगा या कोई होगा, उसके ऊपर एक पार्टनर है। तो आप उस ट्रेन में एकदम लास्ट में हो ढंग से देखा जाए तो। और सेकंड ईयर भी अगर आप वही झेल रहे हो तो आप सेकंड ईयर सीनियर तक आए, थर्ड ईयर का तो कोई सीन ही नहीं है। मेरे केस में क्या था, मुझे एक ऐसा रोल चाहिए था जहाँ पे मुझे फ्रंट एंड पे चीज़ें करने मिले। एंड लकीली मेरे फॉर्म में लाइक 6 मंथ के अंदर अंदर ज़्यादातर सीनियर्स निकल गए थे, तो बची कौन, मैं।
तो मैं 6 महीने के अंदर ही सीनियर भी बन गई थी। तो उस चीज़ के लिए अगेन मुझे लगता है कि मिड साइज़ फर्म या स्मॉल फर्म चूज़ करना चाहिए इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लीड करना और काम अपने कंट्रोल में रखना ज़्यादा पसंद है। अगर आपको बैक एंड पे काम करने में दिक्कत नहीं है तो फिर गो फॉर बिग फोर, स्पेशलाइजेशन, इंफ्रा, इन सब चीज़ों को अगर आप देख रहे हो या स्टाइपेंड को भी अपने दिमाग में रख रहे हो। और अगेन मेरा दूसरा रीज़न ये भी था पढ़ाई मैनेज करना। मैं ऑलरेडी 3 साल दिल्ली में रह चुकी थी, मुझे पता है कि हाउ हार्ड इट इज़ टू एक्चुअली डू थिंग्स और फिर साथ में पढ़ाई मैनेज करना इज़ डिफिकल्ट। तो मेरे को था कि अपने घर से करते हैं, अच्छे से फॉर्म को चूज़ करते हैं, मिड साइज़ फॉर्म, सारा काम सीखते हैं, सीनियर बनते हैं और बस इसीलिए मैंने फिर मिड साइज़ चूज़ कर लिया था। एज ऑलरेडी आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो आपके पास ऑप्शन है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में स्विच करने का, तो आपने क्यों चूज़ किया कि आर्टिकलशिप पे कंटिन्यू करते हैं? सो इनिशियली लाइक मेरा प्लान भी वही था जैसे सबका होता है, लाइक 1 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप एंड उसके बाद इंडस्ट्रियल। इवन मेरे जब आर्टिकलशिप खत्म होगी दिसंबर में, लाइक फर्स्ट ईयर मेरा दिसंबर 24-25 में ख़त्म हो गया था, तो मेरा ऑलरेडी CV प्रिपेयर था, 3 वेरिएंट्स तैयार थे, कनेक्शंस एंड ऑल एवरीथिंग वाज डन। बट फिर इवेंचुअली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे दिन पास आ रहे थे, तो पता नहीं मुझे कहीं से अंदर से फीलिंग आ रही थी कि शायद इंडस्ट्रियल अलॉन्ग विद CA स्टडीज़ मैं उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाऊंगी। आई बिलीव कि हर इंसान को पता होता है उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और उसकी वीकनेसेस क्या हैं। मेरे लिए CA फाइनल की पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पे थी। जो मेरा टारगेट था, जितना मुझे दिसंबर 25 तक ख़त्म करना था, उतना वो हो नहीं पाया था आर्टिकलशिप एक बहुत फ्लेक्सिबल जगह पे करने के बाद भी। तो आई थॉट कि इंडस्ट्रियल में फिर जाना एक तो एक कंफर्ट लेवल हो जाता है जिसमें आप रहते हो, दूसरा मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, स्टाइपेंड वाज अगेन नॉट एन इशू फॉर मी, ब्रांड और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उस तरीके से मुझे चाहिए नहीं थी, और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस मेरे CA फाइनल की पढ़ाई पे था। तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने सोचा, तो आई थॉट कि लेट्स ड्रॉप इंडस्ट्रियल एंड जस्ट रिमेन इन आर्टिकलशिप। एंड अगेन जब एक बार आप सीनियर बन जाते हो, सीनियर लेवल ऑफ आर्टिकलशिप में सेकंड ईयर आपको जो रोल्स मिलते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर इज मोर अबाउट लर्निंग एंड सेकंड ईयर इज मोर अबाउट इंप्लीमेंटिंग, डूइंग एवरीथिंग ऑन द फ्रंट एंड। सबसे आगे आगे आप ही हर चीज़ को डेलीगेट करते हो और उसके बाद डायरेक्ट पार्टनर होता है। तो वो सारी चीज़ें देखकर ये एक यहाँ पे ये एक अच्छी एडवाइस इन्होंने करी है कि आपको फॉर्म में नहीं पढ़ना है कि सब इंडस्ट्रियल जाना है तो मुझे भी जाना है। अगर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपने फॉर्म में, अगर आप टीम लीड कर रहे हो, आपको ऐसा काम मिल रहा है जो आप सोच रहे हो कि आपको इंडिपेंडेंट हैंडल करने को मिल रहा है, तो आप वहीं कंटिन्यू करो। ऐसा कोई इंडस्ट्रियल में कुछ वो नहीं हो जाता है कि आप एकदम से चेंज हो जाओगे कुछ। ऑल्सो आपका लिंक्डइन इतना ग्रो करा है, आपने लिंक्डइन स्टार्ट कैसे किया, थोड़ा सा उसका ब्रीफ, और कैसे आप उसको प्लान करते हो? लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि कैसे लिंक्डइन को ग्रो करना है, क्या स्ट्रेटजी यूज़ होते हैं, तो कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट जो आप बता सकते हो। सो लिंक्डइन इज़ मोर अबाउट कंसिस्टेंसी फॉर मी। मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था अपने इंटरव्यू टाइम पे ड्यूरिंग माई 3rd ईयर ऑफ प्लेसमेंट सेल। तो होता क्या है कि जब आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम पीयर प्रेशर फील हुआ था एक्चुअली। उससे पहले मुझे कभी वो चीज़ फील ही नहीं हुई थी। तो लिंक्डइन पे आई जस्ट स्टार्टेड आउट राइटिंग जस्ट लाइक दैट, क्योंकि मैं ऑलरेडी वॉटपैड पे लिख रही हूँ, मेरे नॉवेल्स वगैरह हैं वहाँ पे। तो राइटिंग वॉज समथिंग विच आई लव्ड टू डू, रीडिंग मुझे पसंद थी। फिर मुझे लगा लिंक्डइन भी, लाइक फर्स्ट ईयर से ही सबको पता था कि वॉट इज़ लिंक्डइन, वो मेरे को उतना आइडिया नहीं था, मैंने इतना आईडी बना के छोड़ दिया था। फिर 3rd ईयर में आई स्टार्टेड राइटिंग, ऐसे डेली थोड़ा बहुत लिखती थी, अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करती। फिर मुझे लगा कि CA रिलेटेड भी शेयर कर सकते हैं। फिर मैंने मेरा ग्रुप 1 हो गया था, तो मैंने उससे रिलेटेड स्टडी टिप्स, कैसे सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज टिप्स, ये सब शेयर करना शुरू किया। तो इवेंचुअली मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग टू मी। इनिशियली कंसिस्टेंट नहीं था लिंक्डइन पे, इट वाज लाइक आज मन किया तो पोस्ट कर देते हैं, कुछ दिन बाद मन किया तो पोस्ट कर देते हैं, ऐसे करते करते लाइक 2000-3000 तक लोग हो गए थे कनेक्ट। फिर मुझे लगा कि जब आप कंटेंट क्रिएशन में आ जाते हो तो आपको हर चीज़ में एक आइडिया मिल जाता है। बीइंग रियल, आप कुछ एक नॉर्मल सा बच्चा भी देख रहे होगे रोड पे, आप उस पर भी कहानी बना के लिख सकते हो। कंटेंट क्रिएशन इज़ ऑल अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। तो फिर वहाँ से लाइक स्टार्ट हो गया कि डेली एक पोस्ट डालते हैं जो आइडियाज़ होंगे। इनिशियली क्या हुआ कि मेरे को एक साथ कई आइडिया आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, तो मैंने उनको मतलब अपने नोटपैड में मैं डाल देती हूँ फ़ोन पे ही, इस टॉपिक पे लिखना है, इस टॉपिक पे लिखना है, वो डेज वाइज डाल देती हूँ। फिर मैं डेली उसको लिखने लगी एंड दैट इज़ हाउ नेटवर्क बढ़ता चला गया। फिर उससे एक्चुअली जॉब के टाइम पे भी यू गेट एन एज, बिकॉज आप रिक्वेस्ट भेजोगे CFOs को, फाउंडर्स को, बहुत इजीली एक्सेप्ट हो जाती है, आपकी आईडी बहुत क्रेडिबल होती है बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड देन OCITT में और नेटवर्किंग हुई, तो उधर जो एक सर थे उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे बताई डिजिटल प्रेजेंस बनाने पे, एंड आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन दैट। एंड आई थिंक लिंक्डइन पे क्या चीज़ें मैटर करती है, बहुत सारे लोग उस पर ChatGPT से कंटेंट डालते हैं, वो बहुत इजीली पकड़ में आ जाता है कि आप ChatGPT से लिख रहे हो, एक बार एंगेज करेंगे लोग, 2 बार करेंगे फिर छोड़ देंगे। सेम गोज फॉर पीपल जो कमेंट कर रहे हैं ChatGPT उसके। लिंक्डइन मेरे लिए आई थिंक जो व्हाट वर्क्स इज ऑथेंटिसिटी। जितना रियल पोस्ट करोगे, जितने रियल एक्सपीरियंसेस डालोगे, इनसाइट्स डालोगे, ओपिनियंस शेयर करोगे, उतना ज़्यादा
लिंक्डइन पे रीच मिलेगा और उतना ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, एंड ऑल्सो समथिंग यूज़फुल जो आपको भी कुछ ऐड ऑन कर रहा है और दूसरा भी पढ़ रहा है तो उसको कुछ तो समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं कि कुछ भी हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन डाले दे रहे हैं, मतलब वो सब अब लिंक्डइन पे, क्योंकि हर कोई हर ही चीज़ डालने लगा है। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट शेयरिंग अचीवमेंट्स या प्रोफेशनल माइलस्टोन्स, इट्स ऑल्सो अबाउट शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, योर ओपिनियंस अबाउट थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर एंड मेक सेंस। सो होता है ना कि हम जर्नलिंग नहीं कर पाते हैं, जैसे जो लोग होते हैं कि चाहते हैं कि जर्नलिंग करें बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते सब चीज़ों को, तो एक अपना टाइमलाइन भी बनता चलता जाता है कि हमने पहले मेरी थिंकिंग ये थी, देन थिंकिंग डेवलप हुई, फिर ऐसे सोचने लगा। ये सब चीज़ आप बाद में देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपके पास कुछ होगा कि हाँ मैंने कुछ तो रखा है लिख के। वैसे भी जैसे आईसीआई का भी एनटीएस का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऐसे आपने पार्टिसिपेशन कैसे स्टार्ट किया, मतलब फर्स्ट पार्टिसिपेशन का कोई एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आपको लगा हो कि जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादा हो, तो ऐसा कुछ रहा हो आपके एक्सपीरियंस में, वो आप शेयर करो। एनटीएस का क्या एक्सपीरियंस था? ओके, मेरे साथ क्या है कि मैं स्कूल लेवल पे मैंने काफ़ी डिक्लेमेशंस रेसिटेशंस कर रखे थे, बट जब आप कॉलेज में आते हो तो उतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं उस तरीके की, तो उस तरीके की कोई एक्टिविटी कॉलेज में नहीं मिलती है। कॉलेज में मैंने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की तरह हॉस्पिटल का किया था, तो वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। बट व्हेन आई केम टू लखनऊ, बेसिकली जब मैं आर्टिकलशिप करने लगी तो यहाँ पे मेरे बन गए थे फ्रेंड्स आईटीटी में, तो फिर यहाँ पे मुझे तब पता चला कि कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि ये कॉम्पिटिशन्स पता कैसे चल रहे हैं लोगों को। तो एक्चुअली होता क्या है, आप जहाँ पे भी आईटीटी उसी कर रहे हो, आप उनसे पूछ सकते हो, उनका व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन चैनल ऑलरेडी होता है जिस पे लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं कि कौन सा एनटीएस होने वाला है और क्या होने वाला है। एनटीएस इज़ लाइक एक कॉम्पिटिशन जो डिफरेंट मंथ्स में होता है, लाइक 3-3 महीने का स्पैन लेकर, यूजुअली एक साल में 2-3 बार होता है, एंड 6 से 7 इवेंट्स उसमें होते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे बोला था, एक फ्रेंड ने पर्टिकुलरली वैभव, उसने मुझे बोला कि मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, एक बार देखते हैं। तो मैं भी ऐसे बस मज़े में सिर्फ उसके चक्कर में मैं चली गई थी कि चलो कोई तो रहेगा ही, देखते हैं क्या ही हो जाता है। तो मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, बट अगेन आई वेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि ऐसे ही जा रहे थे। वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि कभी भी किसी भी कंपटीशन में जाना विदाउट प्रिपरेशन मत जाओ। जीतोगे या नहीं जीतोगे बात की चीज़ है, पर बिना प्रिपेयर हुए नहीं जाना चाहिए। तो वो मैंने दिया। एक्सपीरियंस वाइज लोगों का रिव्यूज़ पे काफ़ी अच्छा था कि अच्छा बोला ये वो, बट पर्सनली मुझे था कि ठीक है, पहली बार हुआ। कुछ लोगों को ये लगता है दूसरे को बोलता देख के कि हो सकता है उसको नर्वसनेस नहीं फील हो रही, कैसे उसको स्टेज फियर नहीं है। बीइंग रियली ऑनेस्ट, सबको स्टेज फियर होता है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग थोड़ा नर्वस हो जाते हैं उसी वक्त, बाकी लोग खुद को काम कराते रहते हैं। पर अगर तुम नोटिस करोगे तो पोडियम के पीछे भी लोगों के पैर परमानेंट शेक कर रहे होते हैं और हाथ भी हिल रहा होता है, बट वो तुम्हें विजिबल नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि वाओ क्या स्पीकर है। फिर मैंने डिबेट किया तो उसमें नहीं हुआ था। उसके बाद फिर आई पार्टिसिपेटेड इन एलोक्यूशन, उसमें 2 राउंड से एक राउंड क्लियर हो गया था, दूसरे में नहीं हुआ था। फिर तीसरी बार इट वाज लाइक एक्सटेम्परी, इट वाज बेसिकली मोर अबाउट नॉट विनिंग बट शो अप करना। इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, ऐसे नहीं एक बार गए नहीं हुआ आप छोड़ो यार बेकार है मैं तो जीत नहीं सकती टाइप, वैसे नहीं होना चाहिए। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इट इज़ मोर अबाउट नेटवर्किंग। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बार मैं गई मैंने और एक आध लोगों से दोस्ती कर ली है ना। तो जब तुम नेक्स्ट टाइम पे जाते रहते हो तो काफ़ी सारे लोगों से फेमिलियर हो जाते हो, नई नई चीज़ें पता चलती हैं और इवेंट्स पता चलते हैं। ऐसे लोगों से मिलते हो जो उसमें रीजनल्स नेशनल्स जा चुके हैं, तब तुम्हें समझ में आता है अच्छा ये भी कोई चीज़ है, पीपल आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग इट। फिर मैं एक्सटेम्परी में गई, वहाँ पे मेरा हो गया था क्लियर ब्रांच लेवल भी। तो फिर वी वेंट फॉर रीजनल्स। इनकी डिटेल्ड वीडियो अबाउट रीजनल्स एंड नेशनल्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, जिसका डिस्क्रिप्शन अंशु अपने वीडियो में डाल देगा नीचे। तो रीजनल्स पे क्या था कि रीजनल्स अगेन इट वेंट वेल बिकॉज एक्सटेम्परी है, ऑन द स्पॉट स्पीकिंग है। वहाँ पे भी एक एडवांटेज है, बहुत नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी सारे सीए लोग आते हैं, वो अपना कार्ड भी तुम्हें शेयर करेंगे, नंबर भी शेयर करेंगे। जस्ट लाइक एक कॉन्फ्रेंस में आपकी नेटवर्किंग हो जाती है, उसी तरीके से एनटीएस भी है, बच्चों से इंटरेक्ट होता है। फिर नेशनल लेवल पे जब गए, अब हर लेवल पे आप इम्प्रूव भी करते जाते हो। लाइक इनिशियली जो मैं डिबेट लेवल पे जैसी मैं थी वैसे मैं नहीं थी रीजनल्स तक, बट व्हेन आई वेंट टू नेशनल तो वहाँ पे हर रीजन का बेस्ट बच्चा था। तो जब आप उनके साथ बोलते हो ना तो और एक दो चीज़ें आप सीखते हो कि अच्छा मैं भी ये कर सकती हूँ, मेरे को भी इस तरीके से ट्राई करना चाहिए। देन उसके बाद इसी तरीके से मैंने नेशनल्स किया। नेशनल्स आई डेंट क्वालिफाई बट ओवरऑल इट वाज लाइक अ ग्रेट एक्सपीरियंस। दैट इज़ हाउ ये वापस से हैबिट बन गई पब्लिक स्पीकिंग की, क्योंकि पसंद तो है ही बोलना और मौका मिल रहा है बोलने का। जीतो हारो बात की बात है, मैं मुझे है कि मौका मिल रहा है तो बोल देते हैं, वो चीज़ है। बाकी इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि प्रिपरेशन करके जाओ, प्रिपेयर करके जाओ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आपको घूमने को भी मिलता है। जिस भी जगह पे रीजनल्स हो रहे हैं, नेशनल्स हो रहे हैं, आप वहाँ घूमने जाओ, एक्सप्लोर करो, इतने सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, नेटवर्किंग करो। यूट्यूब चैनल है तो उसमें आप डाल सकते हो वीडियोज़ रिकॉर्ड करके, एंड द प्लस पॉइंट इज़ कि आपको जितना पैसा लगा है सब वापस आ जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से लाइक एनटीएस था। हाँ, बस यही काफ़ी अभी तक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही है, बट आई वांट टू नो अगर कोई और ऐसा इशू है जो आप एड्रेस करना चाहते हो
अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है जो भी आप चाहते हो कि स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट इट। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही है कि पीपल टेल कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हों वो सीए नहीं कर सकते। तो ये तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आपको मैथ्स आती है या नहीं आती है, बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं करते, उनको लगता है मैथ्स आ जाएगी, हार्ड है, हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। फाउंडेशन मेरे हिसाब से सबको देना चाहिए, इट्स लाइक बेसिक अकाउंटिंग। सेकंड मिसकंसेप्शन आता है कि कॉलेज के साथ सीए नहीं कर सकते। वो भी अगेन डिफ़र करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप मैनेज कर सकते हो, तो यू शुड गो फॉर इट। थर्ड, काफ़ी लोग बताएंगे कि सीए के बाद या तो प्रैक्टिस है या जॉब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर कंटेंट क्रिएटर्स, मेंटोर्स, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि या तो तुम्हें फाइनेंस में ही जाना है। बहुत सारे लोग फाइनेंस के लिए परेशान रहते हैं, फाइनेंस रोल में ही जाना है, फाइनेंस रोल में ही जाना है। बट व्हाट इज़ एग्जैक्टली फाइनेंस? एक ये मिसकंसेप्शन है सबको फाइनेंस में जाना है, बट फाइनेंस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। क्रेडिट है, कंट्रोलरशिप है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, जाना किस में है उसकी क्लैरिटी के बिना ही लोग इधर उधर पूछ रहे थे। चौथी चीज़, बहुत लोगों को लगता है आर्टिकलशिप नहीं मिलेगी अगर अच्छे कॉलेज से नहीं हो, बिग 4 में नहीं मिलेगी। ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है। रेफरल हो, कनेक्शन हो, नेटवर्क हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड अब तो लाइक यू हैव पीपल लाइक सीए पदम भंसाली, शिवम पालन, जो ऑलरेडी ऐसे प्रोग्राम्स करा रहे हैं, बच्चों को उसमें एनरोल करवा रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग प्लेस्ड एंड पीपल आर ऑल्सो गेटिंग गुड इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू दैट ओनली। तो वो भी एक मिसकंसेप्शन है। और आखिरी मिसकंसेप्शन आई थिंक ये है कि बिग 4 में आर्टिकलशिप नहीं की या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं की तो आफ्टर क्वालिफिकेशन प्रॉब्लम आता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। पर्सनली मैंने भी काफ़ी सीए लोगों से इंटरेक्ट किया है, कोई भी ऐसा बहुत खास नहीं हुआ कि किसी ने मिड साइज से किया हो, बट दे आर प्लेस्ड एट रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला, एंड दीज आर नॉट स्मॉल नेम्स, दीज आर बिग कंपनीज। तो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, आपकी स्किल्स, आपने क्या सीखा आर्टिकलशिप में, कहाँ से की, वो मैटर करता है, बट क्या सीखा वो ज़्यादा मैटर करता है। तो और आखिरी टिप तो यही है कि किसी को पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए कि दूसरा कर रहा है तो मैं भी चल देता हूँ करने। उसने आर्टिकलशिप छोड़ी है, वो इंडस्ट्रियल में, तो मैं भी इंडस्ट्रियल ही करूँगी। ऐसा कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इफ़ समथिंग मेक सेंस टू द अदर पर्सन इट्स ऑल्सो गोइंग टू वर्क फॉर यू। एंड भी होगा कुछ नहीं, ऐसे बच्चे सिर्फ नॉन सेटिस्फाइड ही रह जाते हैं, कहीं से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और परेशान ही रहोगे। इससे बेटर है वो करो जो एक्चुअली तुम्हें पसंद है, शायद उसमें कुछ ना कुछ हो जाए। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जो स्टूडेंट्स को काफ़ी नीड रहती है। और अगर आपको कोई भी नेक्स्ट क्वेरीज होती हैं तो इनका लिंक्डइन मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेकआउट करिए। इनका भी यूट्यूब चैनल है तो सब्सक्राइब हर चैनल ऑल्सो, क्योंकि इसमें जो भी अपडेट्स आने वाले हैं वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप उनको मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।